ये केजीएफ का जो जर्नी है ये किस तरह स्टार्ट हुआ? वेल केजीएफ की जर्नी तो ये तो केजीएफ 2 आई थी। हाँ। इससे पहले केजीएफ 1 आई थी। जी सर। तो 1 की जर्नी तो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मोस्टली जैसे होता है कि ऑडिशंस होते हैं पहले। जी। तो जब केजीएफ 1 शूट होके तैयार हो गई थी इनकी, तो उस समय प्रोडक्शन वालों को एक चाहिए था कि यश के लिए प्रॉपर एक हिंदी वॉइस कौन कर सकता है, क्योंकि पहले इन लोगों ने ये सोचा था कि केजीएफ जो है वो सिर्फ कन्नड़ में ही हम लोग रिलीज करेंगे, जी। कर्नाटक बेस में। जी। लेकिन फिर जब बाहुबली का इन लोगों ने सक्सेस देखा, तो इनकी मूवी जो बनी थी, इनको कॉन्फिडेंस था कि अपनी मूवी बहुत अच्छी बनी है अपनी मूवी, तो अब इसको हम हिंदी में भी रिलीज करेंगे। जी। लेकिन अब यश के लिए वॉइस किसकी जाएगी? जी। तो यश भाई जो थे उन्होंने खुद ही बोला था कि मैंने कुछ फिल्में यूट्यूब पर देखी हैं जिसमें मेरी फिल्में हैं, तो उसके ऊपर एक वॉइस जाती है, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो प्रोडक्शन में उनकी बात हो रही थी जी। तो यश भाई ने वो फिल्में दिखाई जिसके अंदर मास्टरपीस थी, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी जी। और गुगली, जी। और एक हार्ट अटैक मूवी थी जी। जिसका नाम था द लकी, लेकिन इन Okay. लोगों ने हिंदी वर्जन में हार्ट अटैक रख दिया। जी। जी। तो ऐसी 4-5 फिल्में सब मिला के स्टॉक में थी यूट्यूब पर। जी। तो यश भाई ने वो मूवीज देखी थी जी। और उनको लगा कि ये आवाज मुझ पे अच्छी सूट हो रही है, अगर इसके ऊपर हम वर्क करेंगे जी। तो ये वॉइस और बेहतर कर सकता है। ओके। तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन से मुझे फोन आ गया। Okay. उन लोगों ने मेरा फोन नंबर, इंडस्ट्री में तो पता चल ही जाता है किसी से भी, तो उन लोगों ने मेरा फोन नंबर लिया और मुझे फ़ोन किया बाद में कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, मतलब बन चुकी है केजीएफ नाम की, जी। तो उसके लिए प्रॉपर हीरो के लिए हम लोग वॉइस ढूंढ रहे हैं, तो आप ऑडिशन के लिए आ सकते हैं। तो उस समय मैंने पूछा था कि भाई हीरो कौन है क्या है, क्योंकि रिवील नहीं हुआ था ना उस समय हीरो कौन है। जी। तो वो बोले यश है। मैं बोला यश वही जो मैंने फिल्में की थी उनकी, कुछ मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, मैंने 3-4 फिल्मों जी। के नाम उनको बताए। जी। तो वो लोग बोले हाँ वही। तो मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग बैंगलोर से आ रहे हैं, एक सर्टेन डे हम लोग फिक्स करते हैं और आपका ऑडिशन रख लेते हैं। तो आए वो लोग, 2-3 सीन्स के ऑडिशंस हुए। ऑडिशन होने के बाद मैंने पूछा कि कैसा लगा, तो बोले सर अच्छा लगा। और फिर बाद में प्रोडक्शन में जब बात गई, मेरी वॉइस गई, तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन वाले जो होम वाले सर और ये सब लोगों ने मेरी वॉइस सुनी, जी। अच्छी लगी। यश भाई थोड़ा सा बिजी थे, तो उन्होंने कुछ 1 हफ्ते बाद उन्होंने वॉइस सुनी, तो बोले कि मुझे यही वॉइस चाहिए। ओके। और फिर बाद में मुझे सीधे प्रोडक्शन से वापस फोन आ गया कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो, ओके। और इसकी वो जो वॉइस है आपकी सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन आपकी जो फिल्में यश की जो आपने पहले की हुई हैं, जी। वैसी हमें नॉर्मल वॉइस नहीं करनी है, इसके अंदर थोड़ा सा हमें कुछ बदलाव लाना बदलाव लाना है। ओके। लेकिन यश भाई को वॉइस पसंद आ गई। ओके। और ऐसा है कि केजीएफ का पूरा दारोमदार यश भाई ही संभाल रहे थे। हाँ। तो इस तरह से मेरी जर्नी वो हो गई। फिर 1 रिलीज हुई, मतलब 1 की डबिंग चालू हो गई। जो 1 की डबिंग थी वो मुंबई में ही हुई, और कंप्लीट होने में लगभग मुझे तो 3 दिन लगे थे। ओवरऑल डबिंग खत्म होने में कुछ 20 या 22 दिन लगे थे, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स की। ओके। मुझे प्रॉपर 3 दिन। Okay. उसमें से एक दिन मैंने डबिंग डायरेक्टर्स के साथ डबिंग की मैंने, संजय उपाध्याय उनका नाम था डबिंग डायरेक्टर का। ओके। और उसके बाद दूसरे दिन यश भाई खुद आए बैंगलोर से। अब Okay. वो चाहते थे कि भाई अब कन्नड़ा में तो मैंने किया है, लेकिन अभी मुझे प्रॉपर हिंदी में और नॉर्थ का भी मार्केट मुझे पूरी तरह से पकड़ना है, डेफिनेटली। तो उस हिसाब से मुझे खुद जाना पड़ेगा। और वो खुद आए। ओके। तो 2 काम उनके हुए, एक तो उनका प्रमोशन का जो मामला था वो भी मुंबई में सॉर्ट आउट हो गया, और उसके साथ साथ फिर बाद में वो सुबह प्रमोशन के लिए जाते थे, ओके। और दोपहर को 3 या 4 के बाद फिर वो डबिंग पे आके बैठ जाते थे। ओके। तो 3-4 के बाद हम लोग रात को 10, 11, 12 बजे तक इस तरह से डबिंग करते थे। हालांकि काम कम था, इसलिए पार्ट 1 की जो डबिंग थी वो मेरी 3 दिन में खत्म हो गई। ओके। उसके बाद फिर पिक्चर रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद तो पता ही चल गया फिर। यस, फिर तो हम आपके आवाज के पूरी तरीके से दीवाने हो गए। पर सर मैंने ऐसा सुना है कि जो पार्ट 1 आपने डब किया, उसके बाद पार्ट 2 में जब आप गए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको वॉइस के साथ, क्योंकि एक जो कैरेक्टराइजेशन था यस का 1 में और जो 2 में, वो बहुत थोड़ा फर्क आ गया उसमें। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी उसमें? मेहनत तो काफी करनी पड़ी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कि भाई ग्रास्पिंग पावर अपनी ठीक ठाक है, और थोड़ा सा हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं अच्छे से। ओके ओके। तो उस हिसाब से तो चलो हो गया। लेकिन ये था कि पार्ट 1 जो था उसके अंदर यश भाई जो थे वो प्रॉपर बम्बईया कैरेक्टर है। ओके। कि भाई हाँ, थोड़ा टपोरी लाइन। हाँ टपोरी। तो इस तरह से कि भाई चलो टपोरी है, तो उस हिसाब से ए अपुन का ये, अपुन का वो, सब इस तरह से ये सारी चीजें थी उसमें। और उसके बाद जब 2 की डबिंग स्टार्ट हुई, तो 2 में ऐसा हुआ कि अब गरुड़ा को उसने खत्म कर दिया। गरुड़ा को खत्म करने के बाद पूरे केजीएफ का वो किंग बन गया। यस। अब केजीएफ का किंग बन जाने के बाद फिर ऐसे हो गया कि उसकी पूरी चाल ढलन, उसका जो कैरेक्टर, उसका रुतबा और ज्यादा बढ़ गया।
वो जितना बोलेगा बस इतना सा ही बोलेगा, बहुत कम बोलेगा, लेकिन जो बोलेगा एकदम प्रॉपर रहेगा, डेप्थ में रहेगा और सीधे सामने वालों को जाके लग जाएगा। डेफिनेटली। तो उस हिसाब से मतलब KGF 2 की जो डबिंग थी उसके लिए मुझे प्रॉपर 10 से 11 दिन लगे थे। ओके तो उसमें से 2 से 3 दिन तो मुझे कैरेक्टर पकड़ने में लग गए थे। ओके और उन लोगों ने बोल दिया था कि भाई आप बैंगलोर में आ ही जाओ, यस क्योंकि KGF 1 की डबिंग के टाइम भी बहुत सारी चीजें थी जो हमको और क्लियर करनी थी, ओके लेकिन हमको भी टाइम नहीं था, पिक्चर भी जल्दी से रिलीज करनी थी। लेकिन KGF 2 के टाइम बहुत अच्छा उनको टाइम था, उनके पास बहुत सारा समय था। तो उन लोगों ने कहा कि सचिन पहले तुम 10-11 दिन के लिए हमारे पास आ जाओ, ओके यहाँ पे बैंगलोर में आप रहो, और पूरी तरह से आपकी जब डबिंग कंप्लीट होगी उसके बाद फिर बाकी कैरेक्टर्स पे हम लोग काम करेंगे, वो तो जल्दी हो जाएगा। Yes. लेकिन इनको प्रॉपर यश की वॉइस और यश का कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से ये करना था। ओके तो अडॉप्ट करने में जब ड्यूरिंग द डबिंग कौन से वर्ड पर एम्फसाइज करना है, कौन से डायलॉग्स पर हमको ज्यादा चिल्लाना है, ज्यादा कम करना है, ये सारी चीजें जो थी वो ड्यूरिंग द डबिंग वहां पे जो डबिंग डायरेक्टर थे मिस्टर सूरी सर, ओके तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे पीछे मेहनत की, मेहनत तो लगी। Yes, sir. और फिर जब सूरी सर ने डबिंग कंप्लीट की उसके बाद भी कुछ चीजें रह गई थी, तो वो खुद बाद में प्रशांत नील सर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो, और बाद में यश भाई, इन्होंने खुद मेरे साथ डबिंग बैठ के की। तो 3-4 दिन तो उन्होंने भी मुझे दिए। ओके तो कभी कभी ऐसा होता था कि यश भाई को कोई डायलॉग पसंद आ गया, मैंने जो बोला है तो यश भाई को पसंद आता था, तो फिर प्रशांत नील जी को पसंद नहीं आता था, ओके फिर प्रशांत नील जी को पसंद आता था तो यश भाई को पसंद नहीं आता। ओके तो इतने रिटेक्स और इतना सारा सब कुछ, मतलब मैं तो ऐसे हो गया था कि भाई एक्चुअल क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? तो फिर बाद में पैकअप किया, पैकअप करने के बाद फिर शाम को हम लोग चाय पीने बैठे, तो मैंने सर से खुद ही पूछा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि सर मुझ में क्या कमी रह गई है बताओ। Yes. तो प्रशांत नील बोले कि सचिन थोड़ा सा और डेप्थ चाहिए, मतलब मुझे वो जो उसका एटीट्यूड है, उसकी जो स्टाइल है वो पकड़ रहा है, तो अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे और थोड़ा सा ये चाहिए, और थोड़ा सा उसके अंदर एनर्जी चाहिए, और उसके अंदर थोड़े से ग्रेन्स चाहिए, और उसके अंदर डेप्थ चाहिए। तो जैसे कुछ टेक्निक्स वो बोले कि मुझे यहाँ से चाहिए तेरा बोला हुआ, तो यहाँ से बोल, ये कर वो कर। एक भी अगर जैसे एक लाइन है, अगर मान लीजिए मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा, अभी थोड़ी आवाज खराब है मेरी, तो उस समय ये था कि मेरे बाप से, तो बाप अगर यहां से निकला तो बोले नहीं सचिन पूरा सब कुछ यहां से चाहिए। ओके तो नाना बोल के उस लाइन के मुझे अच्छे से याद है 23 या 24 रिटेक्स हुए थे। ओह माय गॉड। वैसे हर लाइन के रिटेक्स। सर लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, मतलब जैसे हम जब ऑडियंस जाते हैं मूवीज देखने के लिए, तो आप जब डायलॉग बोलते हो ना, हम सीटियां मारते हैं, चिल्लाते हैं, तो जब आप स्टूडियो पर डबिंग कर रहे होते हो और एक पर्टिकुलरली आपको एक डायलॉग मिलता है, तो आपको कैसा महसूस होता है उसको बोलते वक्त? उसको बोलते वक्त महसूस तो मतलब ये है कि भाई मैं कितना अच्छे से अच्छे कर सकूं, हाँ ये महसूस होता हाँ, लेकिन मतलब एक होता है ना, मतलब जैसे कि आपका डायलॉग था इसमें KGF 1 में कि मुंबई क्या तेरे बाप की है रे, नहीं रे मेरे बाप की है। तो ये जो डायलॉग था, मतलब ये तो मतलब तोड़ फोड़ डायलॉग था, मतलब सीटियां और तालियां के सिवा कुछ तो बच ही नहीं रही थी। ये डायलॉग जितने बार सुनो, तो सर आपको बोलते वक्त कैसा लगता है ये डायलॉग, मतलब इस तरह के डायलॉग जो मास ऑडियंस के होते हैं? लगता तो अच्छा है, अभी कैसे बताऊं इसके ऊपर। और नहीं, और सबसे बड़ी चीज, आप जब थिएटर तो आपने गया है देखने के लिए, और आपकी आवाज पे जब लोग सीटियां तालियां मारते हैं, तो मतलब एक कैसा फील होता है आपको अंदर से? अंदर से तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब KGF 1 की जब डबिंग पूरी हुई तो खुद की फिल्म है, थिएटर में लगी है, तो चलो देखने चलते हैं। मतलब मुझे ऐसा पता नहीं था कि पब्लिक इतना पसंद करेगी। लेकिन फिर जब डायलॉग्स पे डायलॉग्स आने लग गए, तो मुझे अभी भी याद है, मतलब फर्स्ट से ही एंट्री से ही कि हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वहां से पब्लिक की थोड़ा सा ये शुरुआत हो गई कि तालियां बजाना, सीटियां मारना। मैं बोला अरे पब्लिक को इतना क्या पसंद आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मतलब मैंने डबिंग की तो मेरी आवाज जो है वो लोगों को पसंद आ रही है, और इसलिए लोग तालियां मार रहे हैं। ऐसा था कि मतलब मुझे लगा नहीं था कि पब्लिक इतना ये सब पसंद करेगी। मेहनत तो की मैंने। फर्स्ट में जो डायलॉग्स थे, कुछ लाइंस, तो वो उस समय जो संजय उपाध्याय डायरेक्टर थे ना, उन्होंने बुलवाई तो थी सारी लाइंस, लेकिन वो नॉर्मल बहुत सारी लग रही थी। लेकिन जब यश भाई आए, और यश भाई आने के बाद फिर बाद में उन्होंने जो डायलॉग में डेप्थ और ये सारी चीजें लाई, तो वो ज्यादा डेप्थ वहां पर ये हुआ कि भाई हाँ अब इस लाइन में डेप्थ आ रहा है। ऐसा है। तो आप अभी पूछ रहे हो कि कैसा महसूस हुआ मुझे।
महसूस तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब सर मान लीजिए आप मूवी देखने गए, आपके बगल, इस बगल में कोई बैठा है, इस बगल में कोई बैठा है, आपका डायलॉग आया, लोग चिल्ला रहे, तो मतलब एक अपने अंदर एक एनर्जी आती है ना, यार कितना एंजॉय कर रहे लोग, ये मेरी आवाज है, ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, मुझे खुशी तो बहुत हुई, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मुझे इतना अप्रिसिएशन मिलेगा। यस सर। लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि भाई ये मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है। यस